चलो, कल अपन ने TDS चैप्टर स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पहले बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी कि पेयर जो है उसकी 4 ड्यूटीज़ हैं इन रिलेशन टू TDS। ड्यूटी नंबर 1 डिडक्ट TDS, फिर था डिपॉजिट TDS, फिर था फाइल TDS रिटर्न्स एंड इशू TDS सर्टिफिकेट्स। कब TDS काटना पड़ता है? कुछ सेक्शंस में रूल है पेमेंट के वक्त काटो, एंड कुछ सेक्शंस में पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर। डिपॉजिट 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को करना है, लास्ट मंथ का 30th अप्रैल। रिटर्न्स क्वार्टरली है, आफ्टर एवरी क्वार्टर 1 मंथ, लास्ट क्वार्टर के बाद 2 मंथ्स। 3 सेक्शंस हैं 194 IA, IB और M। वहाँ पे रिटर्न और पेमेंट को कंबाइन कर दिया है। वो होना चाहिए विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन। उसके बाद एक 206AA करके सेक्शन पढ़ाया था। पेई जो है वो पेयर को अपना पैन देना चाहिए। अगर पेई ने पेयर को अपना पैन दे दिया तो रेट एज पर सेक्शन, नहीं दिया तो रेट एज पर सेक्शन और 20% विच एवर इज़ हायर, और यही 20% हो जाएगा 5% अंडर 194Q। 206AB, अगर समझो आप पेमेंट कर रहे हो और सामने जो पर्सन है वो एक स्पेसिफाइड पर्सन है, तो वो केस में ट्वाइस द रेट विच इज़ गिवन इन सेक्शन और 5% विच एवर इज़ हायर। और अगर दोनों सेक्शन अप्लाई हो गए विच एवर इज़ हायर। फिर 192 करके हमने पढ़ा था, जो सैलरी था। 192A में अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। 194 जो था वो था डिविडेंड, और फिर 194B BB एंड BA विनिंग्स। फिर 194DA करके पढ़ा था, इंश्योरेंस कमीशन। 194LA पर वो लैंड एक्विजिशन कवर्ड नहीं है, लैंड एक्विजिशन, बट लैंड एक्विजिशन कवर्ड नहीं। 194N कैश विड्रॉवल। 194I एंड IB रेंट, दोनों जगह पे रेंट ही था, याद है ना? ओके। फिर 194K करके एक किया था, नहीं और कुछ म्यूचुअल फंड का था। के से मैंने आपको बोला था ना कौन से म्यूचुअल फंड सही है, याद आ रहा है? म्यूचुअल फंड में डिविडेंड जो आता है वो। और R से जो था वो था परक्विजिट्स, वो अपना मोटर कार वाला, बराबर, कार्तिक आर्यन वाला। फिर 194D जो था दैट वाज इंश्योरेंस कमीशन। G से था कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। H से था कमीशन एंड ब्रोकरेज, बराबर। 194IA करके पढ़ा था, क्या था याद करो? IA से ही कुछ तो से इमूवेबल असेट, याद आया? अब आ रहा है 194C। C से तुम्हें अपने आप याद रह जाएगा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। सो क्या है ये सेक्शन? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब फ्रेंड्स, ये सेक्शन के अंदर पहले तो आप पेयर जो है, पेयर उसका डेफिनेशन देखो क्या है। तो पेयर मीन्स एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI। बट अगर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI का बिजनेस से टर्नओवर इज़ मोर देन 1 करोड़, या प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट्स आर मोर देन 50 lakhs, तो फिर ये लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? TDS काटना पड़ेगा। तुम्हें समझ में आ रहा हो? इट इज़ सेम एज 194I ओनली, बस एक छोटा सा चेंज है। 194I में जो अपन ने पढ़ा था वो था इंडिविजुअल एंड HUF, इधर देने से AOP, BOI को भी कवर कर दिया है। बैठ रहा है दिमाग में? तो इट इज़ 194I ओनली, बस AOP, BOI को इंक्लूड किया है। अब अगर आप पेमेंट कर रहे हो कोई भी अमाउंट, क्यों? फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क,
किसके लिए पेमेंट कर रहे हो? इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। कुछ भी काम करवाने के लिए पेमेंट कर रहे हो, या लेबर सप्लाई कर रहा है कोई, उसके लिए पेमेंट कर रहे हो और लेबर कुछ काम करेगा आपके यहाँ पे, और पेमेंट कर रहे हो टू अ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको TDS काटना पड़ेगा। बट यहाँ पे TDS का जो रेट है वो पे ई पे डिपेंड करता है। अगर रिसीवर इंडिविजुअल एंड HUF है तो 1%, अदर पर्सन है तो 2%। बैठ रहा है आपके दिमाग में? इंडिविजुअल HUF है तो 1%, अदर पर्सन है तो 2%। TDS कब काटना है आपको? व्हाट इज़ द टाइम ऑफ डिडक्शन? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बराबर। अब ज़रा थ्रेशोल्ड लिमिट पे ध्यान दीजिए आप। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ना, ये सेक्शन के अंदर दो है। एक है सिंगल पेमेंट और क्रेडिट लेस देन और इक्वल टू 30,000, या फिर एग्रीगेट पेमेंट और क्रेडिट लेस देन और इक्वल टू 1 लाख। मतलब क्या? अगर आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट करोगे तो फिर अगर वो 30 से ज़्यादा हुआ ना तो TDS काटना पड़ेगा। या फिर अगर आप एक ही पर्सन के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो और पूरे साल में अगर पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो TDS काटना पड़ेगा। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। आपने किसी पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 जो है उसमें आपने पे किया है ₹40,000। क्या होगा? कहने से यहाँ पे TDS एप्लीकेबल हो जाएगा, या तो 1% या तो 2%, डिपेंडिंग ऑन कौन पैसा रिसीव कर रहा है। फिर अगर समझो मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट 1 के लिए पेमेंट किया ₹25,000, कहने से TDS नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 के लिए पेमेंट किया ₹25,000, वापस से TDS नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट 3 के लिए भी पेमेंट किया सेम पर्सन को 25,000, तो भी TDS नहीं आएगा। चौथा पेमेंट किया 25,000 का, चौथा कॉन्ट्रैक्ट किया तो भी TDS नहीं आएगा। एंड फिर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही पर्सन के साथ, तो इधर आपको TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। और फिर पूरे अमाउंट पे कटेगा 1,25,000 पे, या तो 1% या तो 2%। बैठा दिमाग में? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। अब वर्क के लिए पेमेंट कर रहे हो। अब इन्होंने ये वर्ड है ना वर्क, उसको डिफाइन तो किया है, बट वर्क का डेफिनेशन देखोगे ना तो इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब ये सारी चीज़ें तो वर्क, बट इसके अलावा कहने से और भी चीज़ें वर्क हो सकती हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, कल ही मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कूलिंग चार्जेस करके। जब आप कूलिंग चार्जेस के लिए पेमेंट करोगे, कहने से दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ वर्क। उधर भी कहने से एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही बना रहे हो आप लोग, तो वहाँ पे भी आपका TDS जो है वो कटेगा अंडर 194C। अब यहाँ पे देखो क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन बाय रेलवेज, केटरिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट according to the requirement or a specification of customer by using material purchased from such customer or relative। अब ये सब चीज़ों को उन्होंने क्या बोला है? वर्क है। और वर्क के डेफिनेशन से कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई है। वर्क शैल नॉट इंक्लूड, अपने लिए फर्स्ट ही पार्ट रेलेवेंट है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेस्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन सच कस्टमर और रिलेटिव।
एंड वर्क ऑल्सो एक्सक्लूड एनी सम रेफर्ड इन सेक्शन 194J। वो ठीक है, सेकेंड पार्ट तो ठीक है, सेकेंड पार्ट को आप इग्नोर करो। वापस से पूरा डेफिनेशन एक बार रीड करो। मेरे लिए अभी है ना, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट से लेके ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार वो ई पॉइंट पढ़ो और एक्सक्लूजन पढ़ो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ों में तो चलो TDS कटेगा ही 194C में, बट मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतनी चीज़ें होगी क्या और भी चीज़ों में आएगा। मैंने ये एग्जांपल दिया ना अभी आपको, क्या है, कूलिंग चार्जेस। कूलिंग चार्जेस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे TDS ये सेक्शन में कटेगा। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑल्सो। आपने सुना है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का AMC होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। सुना है ऐसा AMC? जैसे मेनली आप AC का देखोगे तो AMC होता है। तो अब वो AMC के लिए जब आप पेमेंट करते हो, क्या है वो? अगेन इट इज़ अ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को ही पेमेंट कर रहे हो आप वहाँ पर। अब समझो कि आप अभी बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस में 50 एम्प्लॉयज़ हैं। अब आपने क्या सोचा कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को चलो घुमाने लेके जाता हूँ कहीं पे। आपने क्या किया, एक टूर ऑपरेटर के पास गए। टूर ऑपरेटर को बोला कि भाई मुझे पैकेज बना के दे, मेरे को मेरे एम्प्लॉयज़ को घुमाने का है। अब तुम टूर ऑपरेटर को पेमेंट करोगे, क्या है वो? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। 194C में TDS आएगा। यहाँ पे भी कोचिंग क्लासेस अपनी बुक्स प्रिंट करवाते हैं, ये वाली। ये बुक्स जो प्रिंट करता है उसको जब पेमेंट जाता है, क्या है वो? 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, बच्चों को बुक्स कुरियर होती है, तो जो कुरियर वाले को पेमेंट जाता है, अगेन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। केस टू केस बेसिस पे हमें देखना पड़ता है कि ये सेक्शन अप्लाई होगा क्या नहीं। इवन आपने सप्लाई ऑफ मैन पावर करके सुना है? मतलब क्या कि अगर समझो आपको 10 लोगों की ज़रूरत है, तो या तो आप ही 10 लोगों को अपॉइंट कर लो, तो उनको अमाउंट पे करोगे, वो सैलरी हो जाएगा। नहीं तो एजेंसीज होती है, वो एजेंसी के पास जाओ और बोलो कि हमें 10 लोग भेज दो। अब तुम एजेंसी को पेमेंट करो, एजेंसी उनको पेमेंट करेगा। तो अब तुम एजेंसी को पेमेंट करोगे, वो क्या है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे डिस्कशन करना है ये वाला पॉइंट, ई पॉइंट और एक्सक्लूशन। समझना सब लोग। वरुण से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है। खरीदा, हाँ, मतलब मैंने पहले उसको पेमेंट किया, उससे रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने फिनिश गुड्स बनाया, वही फिनिश गुड्स मैंने वरुण आपको ही बेच दिया। मतलब रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बना के मैंने वरुण को ही बेच दिया। या फिर समझो मैंने लक्ष्य से रॉ मटेरियल खरीदा। अब लक्ष्य कौन है? वरुण का रिलेटिव है। वरुण का समझो वो ब्रदर है, तो वरुण के ब्रदर से मतलब उसके रिलेटिव से क्या खरीदा? रॉ मटेरियल, और गुड्स बना के वरुण को दिया। अब ये चीज ई पॉइंट में लिखी है, पढ़ो शांति से। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम सच कस्टमर और रिलेटिव ऑफ सच कस्टमर। एंड आपका रिलेटिव कौन? वरुण? नहीं, ऐसे कौन? एक्ट के हिसाब से तो जो मीनिंग मैंने आपको 40A2 में सिखाया था, वो 40A2 याद है तुम्हें? बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपने पढ़ा था, अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव। कुछ ऐसा याद आ रहा है? तो वो लोग यहाँ पे कवर्ड है। बैठा दिमाग में? परचेज किया है, परचेज, ये वर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब समझो कि मैंने आदित्य से रॉ मटेरियल खरीदा। किससे रॉ मटेरियल खरीदा? आदित्य से। आदित्य वरुण का कोई रिलेटिव, और अब मैंने फिनिश गुड्स बना के वरुण आपको बेचा। अब आप जब मुझे पेमेंट करोगे, उधर 194C नहीं आएगा, वो एक्सक्लूडेड है। पढ़ो बराबर।
लेकिन अब है ना मुझे और एक केस डिस्कस करनी है, ये केस बराबर से समझना सब लोग। सुनो, वरुण के पास रॉ मटेरियल है, वरुण ने मुझे रॉ मटेरियल नहीं सप्लाई किया है। क्या किया? सिर्फ बेचा, और सप्लाई में फ़र्क है। इसने मुझे बेचा होता तो ओनरशिप रॉ मटेरियल की मेरे पास आती, इसने मुझे बेचा नहीं है, सप्लाई किया है। अब इसका मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दूँ तो समझो आपके पास क्लॉथ है और आप जा रहे हो टेलर के पास और उसको बोल रहे हो कि मुझे शर्ट या ड्रेस बना के दे, तो आप क्या उसको क्लॉथ बेचते हो क्या पहले कि भाई तू क्लॉथ खरीद, पैसा दे, फिर मैं तुझे? वैसा नहीं होता है। कैन यू जस्ट सप्लाई है। तो अब ये मुझे क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, मैं फिनिश गुड्स बना के उसको दे रहा हूं, उसको जैसे चाहिए वैसे। अब ये चीज तुम देखोगे ना तो वर्क के डेफिनेशन में कहीं पे भी कवर्ड, क्योंकि ई पॉइंट बोलता है परचेस किया और बना के दिया, दैट इज अ वर्क, और एक्सक्लूड साइड बोलता है किसी और से परचेस किया और बना के दिया तो दैट इज वर्क। अरे सुन रहा है? अगर सिर्फ क्या हो रहा है? सप्लाई, तो वो वर्क नहीं है। ऐसा यहां पे लिखा है कि वर्क नहीं है, बट वर्क का डेफिनेशन इंक्लूसिव है। तुम समझो, जब तुम टेलर के पास कपड़ा लेके जाते हो और उसको बोलते हो ना कि मुझे शर्ट या ड्रेस बना के दे, अगेन यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, और उधर भले ही 194C इधर लिखा नहीं है कहीं पे भी, बट एप्लीकेबल वहां पे भी होगा। अब सुनते जाना, वरुण ने अगर मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई किया, मैं उसको फिनिश गुड्स बना के दे रहा हूं, कहने से मैं उससे प्राइस क्या चार्ज करूंगा? ओनली फॉर दैट मेकिंग चार्जेस ऑफ फिनिश गुड्स एंड माय प्रॉफिट। मैं उसको रॉ मटेरियल के लिए चार्ज करूंगा क्या? आप जब कपड़ा देते हो टेलर को तो वो कपड़े के लिए वापस आपसे नहीं करता। बट समझो मैंने अगर रॉ मटेरियल वरुण आपसे परचेस किया, परचेस, अब मैं आपको फिनिश गुड्स बना के दे रहा हूं, तो अब मैं आपसे रॉ मटेरियल का भी प्राइस लूंगा और मेरा जो भी चार्जेस होगा वो भी मैं लूंगा। अब समझो मैं वरुण को बिल बना के दे रहा हूं जिसमें रॉ मटेरियल की प्राइस अलग से लिख रहा हूं और मेरे चार्जेस अलग से लिख रहा हूं, टोटल अमाउंट लिख के दे रहा हूं। अब वरुण मुझे जब पेमेंट करेगा ना तो उसको टीडीएस किस पे काटना है पता है? अमाउंट एक्सक्लूडिंग रॉ मटेरियल प्राइस, रॉ मटेरियल प्राइस पे नहीं काटना है। बट अगर समझो मैं वरुण को बिल बना के दे रहा हूं विच इज अ कंसोलिडेटेड बिल, मतलब मैं प्राइस को स्प्लिट नहीं कर रहा हूं, फिनिश गुड्स इतने रुपए का है, खत्म, उसमें रॉ मटेरियल भी आ गया और मेरा चार्ज भी आ गया, तो अब वरुण के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको टीडीएस टोटल अमाउंट पे काटना पड़ेगा। आपको नीचे ही देखो, शांति से पढ़ो, 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहली चीज़ जो है उसमें सप्लाई हो रहा है, सेकेंड चीज़ जो है उसमें परचेज हो रहा है, थर्ड चीज़ में किसी थर्ड पार्टी से परचेज हो रहा है। देखो समझे तीनों एग्जाम्पल। अब ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, कौन है बोलो? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और वो पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, किसके लिए है? वहां पे भी टीडीएस नहीं काटना है, वहां पे टीडीएस नहीं काटना है। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। समझो वरुण जो है उसकी शादी है और शादी के वक्त वरुण ने केटरिंग सर्विसेज ली है। अब केटरर जो है उसको पेमेंट किया है 50 लाख रुपए का, तो जब वरुण आप 50 लाख का पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं। आ रहा है समझ में? बट अब और एक एग्जांपल लो कि समझो वरुण एक कंपनी चला रहा है जहाँ पे देयर आर 100 एम्प्लॉइज और वो रोज़ 100 एम्प्लॉइज़ को खाना खिलाता है, मतलब लंच ऑफिस में उनका। बट उनको खाना देने के लिए वरुण ने किसी से केटरिंग की सर्विसेज ली है। अब वरुण पेमेंट कर रहा है, कैन आई से नाउ दिस एक्टिविटीज फॉर बिजनेस पर्पस, वहाँ पे टीडीएस आएगा। सो अगर एक इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है जो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं फॉर अ पर्सनल पर्पस, देन 194C इज नॉट एप्लीकेबल। अरे सुन रहा है?
नेक्स्ट क्या है, अगर समझो आप गुड्स और पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा देते हो तो वो भी वर्क है, बट अब एक एक्सक्लूजन आया है इसमें, क्या कि अगर समझो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास गए और उनको बोला कि मुझे एक जगह से दूसरे जगह गुड्स लेके जाना है। समझो वरुण एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रन कर रहा है, मैं वरुण के पास गया, मैंने बोला मेरे को गुड्स मुंबई से दिल्ली भेजने हैं, तो वरुण ने बोला ठीक है, फ्रेट होगा 50,000। अब मैं जब वरुण को 50,000 का पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे TDS नहीं काटना है कब, अगर वरुण के पास नंबर ऑफ व्हीकल्स लेस देन और इक्वल टू 10 है तो। बट अब एक क्वेश्चन क्या आता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वरुण के पास नंबर ऑफ व्हीकल्स लेस देन और इक्वल टू 10 है? तो इसीलिए वरुण जो है वो जब भी मैं उसको पेमेंट करने वाला रहूँगा उसके पहले वरुण मुझे एक डिक्लेरेशन देगा इन राइटिंग और उसमें लिख के देगा कि मेरे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स लेस देन और इक्वल टू 10 है। सर्विसेज फ्रॉम अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब आपको ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को लेके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है वो बताओ। एक तो ये वाला प्रोविजन आ गया, एक और क्या था, 35,000 लिमिट हो गई है, और एक 44 AE प्रिजम्पटिव इनकम, वो 10 व्हीकल या उससे कम होगा था। तो ये 3 सेक्शंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अब ये सेक्शन का लास्ट पॉइंट ये है ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। अब आप सबने सुना होगा कलर्स करके एक टीवी चैनल है। अब ये चैनल के ऊपर शोज जो है वो ब्रॉडकास्ट होते हैं। अब समझो कि कलर्स चैनल पे 9 बजे से लेके 10 बजे का जो स्लॉट है वो भी खाली हो रहा है समझो। तो अब कलर्स चैनल वाले को कुछ ना कुछ उधर शो चलाना पड़ेगा। तो अब कलर्स चैनल वाले किसके पास जाएंगे? प्रोडक्शन हाउस के पास। अब इसमें 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं फ्रॉम टीवी चैनल। पहले टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, टीवी चैनल ही प्रोडक्शन हाउस को बता दे क्या कि हमें क्या कंटेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टीवी चैनल वालों ने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि हमें एक कॉमेडी शो रन करना है 9 बजे से लेके 10 बजे। तो प्रोडक्शन हाउस ने बोला ठीक है, हम ऐसा एक कॉमेडी शो बनाते हैं पहले। तो उन्होंने फिर कपिल शर्मा को कांटेक्ट किया और उसके बाद यू कैन से 50 एपिसोड शूट किए एंड प्रोडक्शन हाउस ने वो पूरा शो बना के उसके राइट्स टीवी चैनल को दे दिए। दिस इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो टीवी चैनल दैट इज ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर करते हैं विद अ प्रोडक्शन हाउस। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? तो सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप गए प्रोडक्शन हाउस के पास, प्रोडक्शन हाउस के पास पहले से ही कुछ कंटेंट रेडी पड़ा था। समझो कुछ शोज पहले से ही बनाए हुए पड़े थे, आपने क्या किया, आपने ये शो उठाया और ले लिया डायरेक्टली। मतलब आपने बताया नहीं आपका कैसा चाहिए शो, आपने डायरेक्टली क्या किया, शो बना हुआ पड़ा था वो उठा लिया बस और वो अपने चैनल पे दिखाना स्टार्ट किया। पढ़ो अब प्रोविजन, पढ़ा? आया ना समझ में? सो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ? 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब आ रहा है 193। क्या आ रहा है? 193। 193 इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है। क्या दिया है इसमें? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। क्या है बोलो? अब अगर एक पर्सन है जिसने सिक्योरिटीज इशू की है, अब जो पर्सन सिक्योरिटीज इशू करता है कहने से वही पर्सन इंटरेस्ट पे भी करेगा। सो पेयर कौन है यहाँ पे? पर्सन हु इशू सिक्योरिटीज। क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। किसको पे कर रहा है? रेसिडेंट पर्सन को। एंड क्या रेट है यहाँ पे? 10%।
एंड यहाँ पे कब काटना है टीडीएस, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्ली। अब नीचे आप लोगों को कुछ चीज़ें दी गई है जहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। जैसे पहला, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 54 EC कैपिटल गेन्स बॉन्ड। अब ये बॉन्ड्स अगर आपने खरीदे तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा, उस पर टीडीएस काटेगा नहीं। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन 54 EC कैपिटल गेन बॉन्ड, आपको याद है ये 54 EC अपन ने कैपिटल गेन्स में पढ़ा है लास्ट में, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशन। 6 महीने में बॉन्ड्स खरीदो, 50 लाख मैक्सिमम मिलता है। फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, शॉर्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं आएगा, बट नीचे उसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। पहला, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003, मतलब इस पे टीडीएस आएगा कब, जब इंटरेस्ट अमाउंट इज मोर देन 10,000। 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018, floating rate savings bond 2020 taxable, and any other security notified आएगा इधर, notified by any other security notified by central government or state government। बराबर, एनी अदर नोटिफाइड सिक्योरिटी लिख दोगे तो भी चलेगा, एनी अदर नोटिफाइड सिक्योरिटी। ये प्रोविजन इस साल ही ऐड हुआ है, देखो डेट भी तुम्हें दिख रहा है, 1 अक्टूबर 24 से है, बट वो भी कब, इफ इंटरेस्ट इज मोर देन 10,000। नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या आ रहा है, पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है उसका प्रोविजन क्या है, तो समझो एक कंपनी है, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, इसका मतलब इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी है, क्या पे कर रही है बोलो। अब ये डिबेंचर लिस्टेड भी हो सकते हैं या फिर, और डिबेंचर का जो अमाउंट है वो होगा लेस देन और इक्वल टू 5,000, और पेमेंट किया गया है अगर बाय अकाउंट पे ही, किसको पेमेंट किया गया है, रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड, तो फिर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। कंडीशन देखो कितनी सारी रखी है, और तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये 5-5 हज़ार वाले पॉइंट इसीलिए बनाते हैं ताकि स्मॉल जो ये डिबेंचर होल्डर और सब होंगे वो एक्सक्लूड हो सके। मैंने आपको रीज़न दिया था ना कल। अब तो ये सेक्शन का ही है ना, ये सेक्शन के ही अंदर इन्होंने इस साल एक लिमिट डाल दी अभी से, जो आपको एप्लीकेबल नहीं है। पूरे सेक्शन में कुछ 5,000 के 10,000 की लिमिट डाल दी है कि 5,000 तक, जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना हर एक सेक्शन में, वैसे इसमें भी डाल दी है। और लास्ट, एनी सिक्योरिटीज ओन्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। आ रहा है समझ में। अब आ रहा है 194A। 194A क्या है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब देखो ये 5 सेक्शंस जो है ना, 5 सेक्शंस, एक 192, याद है 192 क्या था, फिर 192A प्रोविडेंट फंड, फिर 193, 194 डिविडेंड एंड 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब इसको एक थोड़ा स्टोरी की तरह याद रखना है। मैं आपके लिए स्टोरी बना रहा हूँ कि इधर समझो 92 जो ईयर था ना, 92 ईयर समझो, उसमें वरुण बॉर्न हुआ था, और वरुण अपनी फैमिली के लिए इतना लकी नहीं था। तो 92 ईयर में वरुण के पापा की जॉब जो है वो चली गई। कौन से ईयर में, 92 में। तो तुम्हें याद रहेगा अभी वहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी।
सो वरुण इतना लकी नहीं था। तो इधर 92 ईयर में क्या हो चुका, पापा की जॉब चली गई, और जो 92 ईयर था उसके अगस्त मंथ में, कौन से मंथ में, उसके पापा को पीएफ का सारा पैसा विड्रॉ करवाना पड़ा। ये इतना अनलक्की था। एग्जाम्पल है वरुण। सो 92A अगस्त, ऐसे याद रखना है। आ रहा है समझ में? 93 ईयर में मिसेस वरुण बोर्न हो गई। कौन बोर्न हो गई? क्या बोल रहे हैं? (93) में कौन बोर्न हो गई? अब ये मिसेस वरुण उसके फादर के लिए बहुत लकी थी। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने इधर कुछ सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उधर से क्या आना स्टार्ट हुआ? इंटरेस्ट। फिर 94 में उसके पापा ने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्या आया? डिविडेंड। और 94 अगस्त में उसके पापा ने दूसरे सब लोगों को पैसा दिया और वहां से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। रहेगा ऐसा याद? 92 में क्या हुआ? और जॉब चली गई। 92 के वरुण के पापा को पैसा विड्रॉ करना पड़ा पीएफ से, तो 192A। 93 में मिसेस वरुण बोर्न हो गई, और उसने पापा ने कुछ सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया और इंटरेस्ट आया। 94 में शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड आया, और 94 के अगस्त मंथ में दूसरी जगह पे लोन और सब जगह इन्वेस्ट किया, वहाँ से इंटरेस्ट आया। रहेगा याद? वरुण आपको रहेगा याद? जिंदगी भर याद रहेगा। बट जिंदगी भर याद मत रखना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक्ट चेंज हो रहा है। अब ध्यान देना, 194A क्या है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बराबर। अब इसमें क्या दिया है कि अगर आपको कहीं और से इंटरेस्ट आ रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो ऊपर कवर हो गई ना, इधर क्या है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कहीं और से इंटरेस्ट आ रही है। तो अब पहले तो ये सेक्शन में हुई पेयर, तो पेयर इज सेम एज 194I। अब ये 194I मतलब एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड, बट अगर इंडिविजुअल HUF बिजनेस कर रहे हैं और टर्नओवर इज मोर देन, प्रोफेशन में एंगेज है, ग्रॉस मोर देन 50 lakhs, तो TDS काटना पड़ेगा। पेमेंट हो रहा है ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, रेट है 10%, पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब मेन है ना, ये सेक्शन में है ये एक्सक्लूजन्स, कहाँ पे TDS काटने की जरूरत नहीं है। चलो इधर ध्यान दो। समझो आप बैंक में गए, तो बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सेविंग्स अकाउंट पे बैंक आपको क्या पे करेगा? बैंक को कभी भी TDS नहीं काटना है, कितना भी इंटरेस्ट आपको दे, नो TDS। किस पे? सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक में आप FD अकाउंट ओपन कर सकते हो, RD ओपन कर सकते हो। FD RD मतलब फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, इन दोनों को हम टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं। अब बैंक वाले क्या पे करेंगे? आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। अब आप लोग सब सीनियर सिटीजन हो नहीं, तो आपको अगर बैंक 40,000 तक इंटरेस्ट देगी तो नो TDS। 40 से ऊपर गया एंटायर अमाउंट पे आएगा। और अगर कोई पर्सन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होगा तो यही 40 की लिमिट 50 कर दी है। कितनी कर दी है? 50। अच्छा, सेविंग्स बैंक में कोई लिमिट है? नहीं, सेविंग्स बैंक में तुम्हें 5 लाख इंटरेस्ट मिले तो भी TDS नहीं आएगा, बट अगर FD में तुम्हें मिलेगी तो आएगा, बराबर। अब इधर ध्यान से सुनो। अब है ना, समझो कि एक बैंक है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक का
एक है ब्रांच नंबर 1। समझो वरुण ने जाके ये फर्स्ट ब्रांच में एफडी बनाया और यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है ऑन एफडी 30,000। ब्रांच 2 में जाके भी एक एफडी बनाया, वहां से भी इंटरेस्ट आ रहा है 30, और तीसरी ब्रांच में जाके भी एफडी बनाया और वहां से भी इंटरेस्ट आ रहा है 30। मतलब वरुण ब्रांच एक ही है लेकिन बैंक एक ही है लेकिन ब्रांच अलग अलग है। 3 अलग अलग ब्रांच में जाके एचडीएफसी के 3 एफडी बना रहा है, 30,000 इंटरेस्ट आ रहा है। एफडी तो ज्यादा की होगी, हाँ, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। क्या यहाँ पे बैंक को टीडीएस काटना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आ रहा है। तो सुनो, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि क्या कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, मतलब क्या सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग है कि नहीं बैंक के अंदर, क्या है सेंट्रलाइज, उसको हम बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो अगर सेंट्रलाइज्ड है, नाउ फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लो कि समझो तुम बैंड्रा में जाते हो एक एप्पल के स्टोर में और वहां से तुम एप्पल का फोन खरीदते हो, और समझो तुम सेम यू कैन से शॉप एप्पल का ही बोरीवली में भी है और उधर से एक फोन खरीदते हो। तो जो बिल जनरेट हो रहा है, बिल उस पे जो एड्रेस आ रहा है, क्या वो एक ही जगह का आ रहा है? तो अब डिपेंड करता है। अगर सेंट्रलाइज्ड बिलिंग होगा उनका तो हेड ऑफिस का एड्रेस आएगा, एंड कैन आई से ये सब ब्रांचेस है उनके। नहीं समझा मैंने क्या बोला? तो वैसे ही बैंक में भी क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अगर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है ऑपरेट, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस अगर है तो फिर हमें ये लिमिट बैंक वाइज देखनी पड़ेगी। और मेरे एग्जाम्पल में टीडीएस आएगा क्योंकि 90,000 है, बट अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नहीं है तो हमें यही लिमिट ब्रांच वाइज देखनी पड़ेगी और इसीलिए टीडीएस नहीं है। अरे सुना, अरे समझा? ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट पे करे एंड इंटरेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 5,000, टीडीएस नहीं है। समझो आपने मुझसे लोन ली, मैंने आपसे लोन ली, अपन एक दूसरे को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, नहीं आएगा टीडीएस। 5,000 तक नहीं आएगा, उसके ऊपर गया तो आएगा। फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट पे करे अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉ, अरे सुनो, डायरेक्ट टैक्स लॉ के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करे, क्या एग्जांपल आएगा इधर? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, बराबर ना? या फिर अगर हम बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक को या पोस्ट ऑफिस को इंटरेस्ट पे करें, जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया, बैंक को क्या पे करोगे? तो वहां पे टीडीएस नहीं काटना है, वहां पे टीडीएस नहीं है। बैंक के केस में टीडीएस रखा तो सोचो बैंक को फंड्स कितने कम मिलेंगे पहले तो। अगर सब लोग 10-10% काट के देने लगे, बैंक का मेन इनकम ही क्या है? इंटरेस्ट। और सोचो सब लोग 10-10% काट के देने लगे तो बैंक को भी तो, बैंक के पास तो जितना फंड्स ज़्यादा होगा उतना वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, इसीलिए उधर टीडीएस नहीं रखा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें पता है मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था बिजनेस में, पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस काटना है, नहीं काटा तो 100% इज डिसअलाउड, 30% इज डिसअलाउड। ऐसा याद आया? अब समझो कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि यू टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट। क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो। किसको? बैंक को। और आपने टीडीएस नहीं काटा है और इंटरेस्ट का अमाउंट है 1 लाख। अब ध्यान से सुनो, अब 30% डिसअलाउ मत करना। क्यों? आपको पहले तो ये देखो, जब आप पेमेंट कर रहे हो वेदर यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस।
If you are not liable to deduct TDS and TDS is not deducted, understand that disallowance which was taught to you under 40A is not applicable. वो disallowance अब apply नहीं होगा, आप disallow नहीं कर सकते क्योंकि you are not liable to deduct TDS and आपने TDS नहीं काटा है. But yes, if as per this provision you are to deduct TDS and TDS is not deducted, तो फिर आप लोगों को वो disallow करना पड़ेगा. गया भेजे में. नेक्स्ट, ये पॉइंट को मैं एकदम शॉर्ट में कर देता हूं. अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करती है, या अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करती है, तो भी टीडीएस नहीं आएगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मेंबर्स. उसके बाद ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट कनेक्टेड है. आपने ट्राइब्यूनल वर्ड सुना है? ट्राइब्यूनल क्या होता है जरा बताओ. ओके, समझो. ट्राइब्यूनल क्या है? इट्स अ कोर्ट ओनली, बट दैट इज अ कोर्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक लॉ. कोई लॉ के वजह से कोर्ट बनती है. अब जैसे इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल है यहाँ पे, तो है ना, केस है ना, केस डायरेक्टली ऐसा नहीं होता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, पहले आप लोअर लेवल कोर्ट में सेटल करो, उधर ही हो जाता है. तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को परेशान मत करो. सुन रहे तुम लोग? तो इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल, तो क्या होता है, अगर इनकम टैक्स में कोई भी केस हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो पहले किधर जाएगा? ये ट्राइब्यूनल में जाएगा. वैसे ट्राइब्यूनल में नहीं जाता है, और एक जगह पे जाता है पहले, फिर ट्राइब्यूनल में जाता है. वो लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कम लोग जाओ बस. वैसे भी वो लोग पहले से ही बिजी पड़े हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लोअर लेवल कोर्ट है. फिर ऐसे ट्राइब्यूनल्स बनाई जाती है. सो इनडायरेक्ट टैक्स का भी ट्राइब्यूनल होगा, इनकम टैक्स का भी ट्राइब्यूनल है. तो पहले केस लोअर लेवल कोर्ट में जाता है, उधर अगर सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस. बराबर? तो अब है ना, एक ट्राइब्यूनल है मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्राइब्यूनल. बोलो क्या है? तो ये ट्राइब्यूनल बनी है एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट, कि अगर समझो कार का या बाइक का या कुछ एक्सीडेंट होता है व्हीकल का, तो एक पर्सन को भी दूसरे पर्सन को क्या पे करना पड़ेगा? कंपेंसेशन. अब समझो वो कंपेंसेशन पे करने में डिले हो गया, तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखो, इनकम क्रेडिटेड बाय अ वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्राइब्यूनल. समझो मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्राइब्यूनल ने बोल दिया क्या, कि वरुण आपको लक्ष्य को इतना कंपेंसेशन देना है. अब कंपेंसेशन देने में डिले हो गया, तो अब आपको इतना उसको इंटरेस्ट देना है. तो अब जब आप इंटरेस्ट क्रेडिट करते जाओगे ना, क्रेडिट सुनते जाना बराबर से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. समझो वरुण ने अपने बुक्स में बता दिया क्या, कि मेरे को 50,000 इंटरेस्ट, सॉरी 1 लाख रुपया इंटरेस्ट लक्ष्य को देना है, दिया नहीं है, क्रेडिट किया है. वरुण, यू आर नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस. जब तक आप ये इंटरेस्ट पे नहीं करते ना, आपको टीडीएस नहीं काटना है. सी, ये सेक्शन में रूल क्या है, आपको टीडीएस कब काटना है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. बट ये वाले केस में ना, ये वाले केस में जितना आप क्रेडिट करोगे ना, नो टीडीएस. आपको पेमेंट के वक्त भी टीडीएस नहीं काटना है, अगर पेमेंट 50,000 तक है तो मैं आपको क्या बोलूंगा पता है, इसका उल्टा याद रखो ना, कि इधर टीडीएस कब आएगा? 1 मिनट, कब आएगा? पेमेंट के वक्त ही आएगा, और पेमेंट भी 50 से ज्यादा होना चाहिए. नहीं समझा तुम्हें? पक्का? पेमेंट भी 50 से ज्यादा होना चाहिए. क्लियर? तो तुम इसको उल्टा याद रखो, कब आएगा ना, ये 2 पॉइंट में वो याद रखो, कब आएगा. नेक्स्ट क्या है? महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट 2003. अगर इसमें इंटरेस्ट 40,000 या उससे कम है, तो वापस से टीडीएस नहीं काटना है. बराबर?
तो ये आपका कौन सा सेक्शन है? 194A। याद रहेगा? चलो अब आप लोग पहले 193 और 194A लिख लेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये करो सॉल्व. इसमें आपको थर्ड केस में डाउट आना चाहिए. कैसे आया? चलो कैसे आया जरा देखो, पढ़ो ना, ये क्या लिखा है पढ़ो. 2 लाख, इसका मतलब आपने 2 लाख का पहले जो ये बनाया आरडी, उस पर 8% इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 6/12. फिर दूसरा 2 लाख का बनाया, उस पर 8% इंटू 5/12. यस के नो? 2 लाख पर मंथ है रिकरिंग डिपॉजिट में. फिर 2 लाख इंटू 8% इंटू 4/12. फिर 2 लाख इंटू 8% इंटू 3/12. ये अक्टूबर, ये नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब का 2 महीना इंटरेस्ट मिलेगा एंड मार्च का 1 महीना इंटरेस्ट मिलेगा. ये 6 इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, टोटल करो, 28,000 आएगा आंसर. समझा आप लोगों को? चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देख लो फटाफट से. 3 और 4. इजी है. बड़े अपन आगे बढ़े अभी. चलो अब नेक्स्ट प्रोविजन अपने को जो पढ़ना है वो है 194 जे. अब 194 जे जो है, पहले तो इसमें नेचर ऑफ पेमेंट्स है ना, नेचर ऑफ पेमेंट, वो 4 पेमेंट्स कवर्ड है. 5. अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रोफेशनल फ़ीस पे कर रहा है, या फिर टेक्निकल फ़ीस पे कर रहा है, या फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन को रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फ़ीस पे कर रहा है. नॉन कॉम्पीट का अगर तुम्हें एग्जांपल याद हो ना, तो मैंने आपको क्लास में पता है बोला था, हम 3 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर मैं छोड़ के गया, ये दोनों ने पैसा दिया टैक्स की प्रैक्टिस ना करने के लिए बिजनेस में. दैट इज़ नॉन कॉम्पीट फीस. एंड लास्ट है डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिला है. अब ये 5 पेमेंट्स कवर्ड है अंडर 194 जी. पहला क्या है? प्रोफेशनल फीस. दूसरा क्या है? टेक्निकल फीस. तीसरा रॉयल्टी. चौथा नॉन कॉम्पीट फीस. एंड लास्ट में है डायरेक्टर फीस. अब पेयर कौन होना चाहिए ज़रा देखो. पेयर, तो पेयर पहले 2 पेमेंट के लिए ना सेम एज 194 आई है, मतलब एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड HUF. बट अगर इंडिविजुअल HUF बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन में एंगेज्ड है एंड टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ या 50 लाख से ज़्यादा है, देन दे आर लायबल टू डिडक्ट TDS. कुछ ऐसा याद आया? तो फिर उनको TDS जो है वो काटना पड़ेगा. रॉयल्टी एंड नॉन कॉम्पीट फीस में जरा पेयर देखो कौन है.
एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल इन HUF, मतलब उधर तो इंडिविजुअल इन HUF कभी आएंगे ही नहीं। एंड लास्ट में कौन होगा, तो डायरेक्टर फीस कहने से कंपनी पे करती है, तो कंपनी ही यहाँ पे कवर्ड है। अच्छा, कब TDS काटना है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब है ना, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ कि समझो अगर एक कंपनी है और यहाँ पे एक डायरेक्टर है उसका। अब कंपनी जब डायरेक्टर को कोई भी टाइप का फीस देगी, आपको क्या चेक करना पड़ेगा पता है, कि क्या इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अगर है ना तो 192 में TDS आएगा, और अगर नहीं है तो 194J में TDS आएगा। बराबर। नेक्स्ट, अब 5 पेमेंट्स कवर्ड है, वो भूलना नहीं, और सब जगह पे पेयर का मीनिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब नीचे आप लोगों को रेट्स दिए गए हैं एंड लिमिट दी गई है कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को टेक्निकल फीस पे कर रहा है तो TDS कितना काटना है, 2%, और कब तक नहीं काटना है, अगर अमाउंट 30,000 तक है तो। या फिर रॉयल्टी का पेमेंट हो रहा है, रॉयल्टी, तो रॉयल्टी का भी लिमिट 30,000 ही है, बट रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, तो 2%, अदर रॉयल्टी के केस में 10%। प्रोफेशनल फीस 10%, 30,000 रुपीज़ वापस से लिमिट है। डायरेक्टर फीस के लिए देखो रेट इज 10, लिमिट नहीं है यहाँ पे, और नॉन कॉम्पीट फीस के लिए 10% एंड 30,000। अगर एक पर्सन एंगेज्ड है इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, तो उसके लिए रेट जो है वो हो जाएगा 2%। कितना हो जाएगा बोलो। अब यहाँ पे ध्यान दो, समझो एक कंपनी है और वो कंपनी अपने डायरेक्टर को फीस पे कर रही है। अब ये कंपनी 3,000 पे करे, 30,000 पे करे या 3 लाख पे करे, कि नहीं, इसे हमेशा 10% काटना ही पड़ेगा। क्यों? थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। दूसरा केस, समझो एक कंपनी है ABC लिमिटेड और यहाँ पे है वरुण। ये कंपनी ने वरुण को प्रोफेशनल फीस पे किया 25,000 एंड वरुण को रॉयल्टी भी पे किया है 28,000 का। अब ये केस में ABC लिमिटेड जो है उनको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? सेपरेट लिमिट है 30-30 की। क्लियर? और देखो ये एक पॉइंट समझो, सर्विसेज फॉर पर्सनल पर्पस। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये पॉइंट पढ़ा। कहाँ पे पढ़ा? 194C में, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से सर्विसेज लेते हो फॉर, कहने से वहाँ पे TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी सेम है, पर यहाँ पे दिस प्रोविजन इज ओनली एंड ओनली फॉर प्रोफेशनल फीस। टेक्निकल, नॉन कॉम्पीट ये सब नहीं, ओनली प्रोफेशनल फीस। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हो प्रोफेशनल फीस का, और जो भी सर्विसेज आपने उससे ली है वो ली है फॉर TDS नहीं है, TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। 2 सेक्शन में ये सेम प्रोविज़न है, 194 एंड 194J। J में ओनली फॉर प्रोफेशनल फीस। आया समझ में कि नहीं समझा? अब के तो अपन ने कल कर लिया था, अब क्या आ रहा है? 194M। फिर ये दोनों सेक्शन साथ में लिखते हैं। इधर देखो,
अपन ने पता है 194 सी करके प्रोविजन पड़ा, 194 सी क्या था? 194 सी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। फिर 194 एच याद है, इट वॉज कमीशन एंड ब्रोकरेज। एंड अब आया 194 जे, बट जे में ओनली प्रोफेशनल फीस। अब सुनो, अगर एक इंडिविजुअल है या HUF है, अगर एक उनको C, H और J में अगर TDS नहीं काटना पड़ रहा है, क्योंकि C, J और H में सब जगह पे एक कंडीशन थी कि इंडिविजुअल एंड HUF को तभी काटना पड़ता है जब उनका बिजनेस से टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ या प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट्स आर मोर देन 50 lakhs। अब समझो कि एक इंडिविजुअल है या एक HUF है जिनको CJH एप्लीकेबल, CJH एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, C और J और एक केस में अप्लाई नहीं होते हैं, पर्सनल पर्पस। तो अगर CJH आपको एप्लीकेबल नहीं है ना, तो आपको 194M में काटना पड़ सकता है TDS। ये कैसा हो गया पता है? अगर आप I में कवर्ड नहीं हो तो IB में काटना पड़ता है, रेंट। तो ये वैसा हो गया है कि इंडिविजुअल एंड HUF जो CJH में कवर्ड नहीं है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, मैं अगर पर्सनल पर्पस के लिए भी पेमेंट कर रहा हूं तो C और J एप्लीकेबल नहीं है, बट M एप्लीकेबल है। M जो है वो, और ये सेक्शन में रेट पढ़ो क्या है, 5%, जो अब हो चुका है 2%। रिसीवर कौन होना चाहिए? रेसिडेंट पर्सन। और अगर अमाउंट पे किया जा रहा है जो 50 लाख से ज़्यादा है, ज़्यादा, तो TDS आएगा। लेस देन और इक्वल टू 50 लाख है तो नहीं आएगा। और तुम्हें याद हो तो ये 194M स्पेशल प्रोविजन में भी आता था अपना स्टार्टिंग में। 194 IA, IB और M याद है, उधर तीनों में पेमेंट प्लस रिटर्न को कंबाइन कर दिया है। तो ये आपका तीसरा सेक्शन है जहाँ पे पेमेंट प्लस रिटर्न दोनों को कंबाइन किया है। आया समझ में? चलो, पहले आप लोग 194 J करके प्रोविजन है वो लिखेंगे। पास बहुत है क्या? ओके, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक बार अभी आप लोग देख लो, इसमें बस इधर है ना, हाँ ठीक है, पढ़ लो ना। क्वेश्चन नंबर 5, वन 194T आपको नहीं पढ़ना है, ये नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा। अब 194P,
पी में इधर एक वर्ड ऐड कर देना आपके टेक्स्ट बुक में, रेसिडेंट। क्या है 194 पी? अच्छा, वो तुमने 194 ए लिखा था ना, ए, वहाँ पे बुक में कहीं पे ऊपर ये वाला सिर्फ एक एग्जांपल लिख लेना ना, 194 ए, कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाला। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। अब 194 पी डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो सब लोग, क्या दिया है 194 पी के अंदर। तो एक है ना पर्सन है जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। बोलो कौन है ना? हु इज स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन? तो पहले तो ये पर्सन रेसिडेंट होना चाहिए। और उस पर्सन की एज मोर देन और इक्वल टू 75 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरा आता है स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए। अब बैंक स्पेसिफाइड है कि नहीं वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। अभी तक एक दो बार क्वेश्चन आया है जिसमें एसबीआई बैंक था, वहाँ पे लिखते ही है बैंक इज़ अ स्पेसिफाइड। एक बार कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, तभी भी लिखा था स्पेसिफाइड बैंक है। अब ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न है जिसका जो रेसिडेंट है प्लस उसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। अब ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न को दो इनकम्स आ रही है, दो। नंबर 1 उसको आ रहा है पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इन स्पेसिफाइड बैंक। मतलब पेंशन आ रही है, कहाँ से आ रही है? स्पेसिफाइड बैंक से नहीं, कहाँ से आ रही है? एम्प्लॉयर से। कहाँ पे आ रही है? स्पेसिफाइड बैंक में आ रही। मतलब ये इसकी कौन सी इनकम हो गई? सैलरी इनकम हो गई। एंड दूसरा प्लस इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रॉम स्पेसिफाइड बैंक। पेंशन नहीं आ रही है बैंक से, पेंशन आ रही है एम्प्लॉयर से, और स्पेसिफाइड बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है। और अब ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ने ये सारी डिटेल्स ऑफ इनकम प्लस डिडक्शन इज फर्निश्ड टू स्पेसिफाइड बैंक। स्पेसिफाइड बैंक को इसने सारी डिटेल्स दे दी है। किसने? सीनियर सिटीजन ने। सो इसने इसको डिटेल्स दे दी है। उस डिटेल्स में क्या क्या लिखा है कि मेरे को सिर्फ दो ही इनकम्स आ रही है, एक पेंशन और दूसरा इंटरेस्ट। और प्लस इसने ये भी बता दिया है कि ये ऑप्शनल स्कीम में जाना चाहता है कि डिफ़ॉल्ट स्कीम में। तो अब बैंक क्या करेगा पता है? बैंक उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करेगा। उधर कौन सी इनकम को टैक्स करेगा? पेंशन। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना मत भूलना। और प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएगा, जिसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट। क्या मिल जाएगा आपको? ग्रॉस टोटल इनकम प्लस जो भी डिडक्शंस होंगे वो माइनस करना। थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना, आप मुझे बता सकते हो एक डिडक्शन तो कंफर्म आएगा और आएगा ही। सोच के एक डिडक्शन इधर एटीसी से एटीयू में, एटीटीटीबी आएगा, टीटीए नहीं, 50,000 वाला, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है ना बैंक से। तो 50,000 था ना, वो सेविंग्स अकाउंट 10,000 था टीटीए में, टीटीबी में था 50,000 एफडी आरडी और सेविंग्स अकाउंट। वो तो कंफर्म आएगा ही। हाँ, बट कब? जब वो ऑप्शनल स्कीम में जा रहा है तब, डिफ़ॉल्ट में जा रहा है तब नहीं।
और फिर ये एनटीआई पे क्या निकाल लो आप, टोटल टैक्स, और ये टोटल टैक्स ही तुम्हारा हो जाएगा टीडीएस। वो लोग मेंशन करेंगे। और सेविंग्स अकाउंट हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, टीटीबी आएगा ना, सीनियर सिटीज़न है तो। रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न को तो वैसे भी टीटीबी आने वाला है, टीटीए तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अब तुम समझो इसकी जितनी भी इनकम्स हैं और जो भी डिडक्शन है वो सारी डिटेल तो दे दी इसने, और टैक्स भी कैलकुलेट हो चुका है इस पे, और जो टैक्स आया वो भी स्लैब रेट के हिसाब से ही है। तो इसको जितना टैक्स भरना चाहिए था कहने से वो तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका रहेगा इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। और इसीलिए ये सीनियर सिटीज़न को एक रिलैक्सेशन दिया है, क्या कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम जो है ना, रिटर्न ऑफ इनकम ये फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको उसमें से एग्जम्पशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एग्जम्पशन। बैठ रहा है दिमाग में आपके, क्या दे दिया है, एग्जम्पशन दे दिया है। मतलब रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना तेरा टैक्स आएगा उतना तो टीडीएस है। क्लियर हुआ, पक्का क्वेश्चन आ चुका है ना इस पे। अब ये पी से दो चीज़ें आप याद रख सकते हो, एक तो पेंशन और दूसरा 75 को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, 75। तो 75 आ रहा है समझ में। सो ये है 194P। अब ये पूरा प्रोविज़न यहाँ पे दिया है। टीडीएस के सारे सेक्शंस ख़त्म हो गए, एक छोड़ के 194Q जो अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा है। तो 194Q बचा है, वो टीसीएस के साथ कवर करूँगा। लास्ट में आपको क्या लगता है, इंटरेस्ट अगर आपने टीडीएस लेट डिडक्ट किया है तो, या फिर लेट डिपॉजिट किया है तो, लेट डिडक्ट किया है तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच इट इज़ एक्चुअली डिडक्टेड। एंड अगर आपने डिडक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दिया तो 1.5%। अब टीडीएस के सारे प्रोविजंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। पहले आप लोग ये लिख लेंगे 194P। डन। हो गया लिख के। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या है, टीसीएस। क्या दिया है इसका, टीसीएस का मतलब क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अच्छा ध्यान दो। अब फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो जैसे यहाँ पे दो पार्टीज़ है, कौन है, पेयर एंड पे। टीडीएस में कैसे दो पार्टीज़ है, वैसे यहाँ पे भी कितनी पार्टीज़ है, दो। कौन है, पेयर एंड पेई। अब ये पेयर जो है ना वो कुछ अमाउंट पे कर रहा है पेई को। पेयर जो है वो कुछ पेई को, तो ये पेई को क्या बोला गया पता है, कि आप पेयर से ये जो अमाउंट लोगे ना उसके साथ साथ आप उससे टीसीएस कलेक्ट करना, और ये टैक्स जाके पेई आप गवर्नमेंट को दे देना। और पेयर जब आप अपना टोटल टैक्स कैलकुलेट करोगे तो उसमें से टीसीएस का क्रेडिट ले लेना। क्या ले लेना, टीसीएस का क्रेडिट। आ रहा है समझ में कि नहीं समझा? तो हमें ये टीसीएस के प्रोविजंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने, पेई। टीडीएस का प्रोविजन किसके पॉइंट, पेयर। तो इट इज़ पेईज ड्यूटी
number 1 to collect TCS and it is pays duty number 2 to deposit TCS. कलेक्ट करना है एंड डिपॉजिट करना है, फिर वो भी है TCS के स्टेटमेंट्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट्स इशू, बट वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो पे ई की 2 ही ड्यूटीज़ पढ़नी है. क्या है? पहला ड्यूटी कलेक्ट और दूसरा ड्यूटी डिपॉजिट. अब क्वेश्चन आता है, आप मुझे बताओ ना, पेयर की पहली ड्यूटी क्या थी? TDS में पहली ड्यूटी डिडक्ट TDS. कब डिडक्ट करना रहता है TDS? कुछ प्रोविजंस में पेमेंट एंड कुछ प्रोविजंस में पेमेंट और क्रेडिट. तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस में रिसीट के वक्त एंड कुछ प्रोविजंस में रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर. अरे उल्टा चल रहे अभी अपन. अच्छा, TDS डिपॉजिट कब करना था? डिपॉजिट 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का 30th अप्रैल. इधर इट इज ऑलवेज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, always 7th of next month. So when payee is liable to collect TCS, in some sections TCS is to be collected at the time of receipt and in other sections it is receipt or debit whichever is earlier. When payee is liable to deposit TCS, April से लेके March 7th of next month. Now this section 206 is similar to your section 206 AA. याद करो ना, उधर क्या था पता है? AA में पेई का पैन पेयर के पास होना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा रेट पे TDS काटेगा. रेट एज पर सेक्शन और विच एवर इज हायर, एंड वो 20 के बदले हो जाएगा अंडर 194Q. अब इधर क्या हो जाएगा? उल्टा. किसका पेन किसके पास होना चाहिए? पेयर का पेन पेई के पास होना चाहिए. अगर पेयर ने पेई को पेन दे दिया तो ये TCS कलेक्ट करेगा एज पर द रेट गिवन इन सेक्शन, और नहीं दिया तो ट्वाइस द रेट गिवन इन सेक्शन. मतलब जो भी सेक्शन में रेट दिए होंगे उसको डबल करो एंड कंपेयर करो विथ विच एवर इज, और ये 5% हो जाएगा 1% अंडर 206C1H. तो जब 206C1H पढ़ेंगे तो अपने को ट्वाइस द रेट और 1% विच एवर इज हायर लेना है. जैसे 194Q में कैसा अलग रेट था, 20 के बदले 5, इधर है 5 के बदले 1. और ये सेक्शन में मैक्सिमम रेट कितना ले सकते हो आप लोग? 20%. मैक्सिमम कितना आ सकता है? 20. समझा? चलो अब याद करो, वो पता है पेयर पेई को पेमेंट करेगा अगर, और ये पेई अगर स्पेसिफाइड पेई है, स्पेसिफाइड, तो इसको TDS पता है 206AB में काटना पड़ता है ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर. तो अब उल्टा, पेई अगर इससे टैक्स कलेक्ट कर रहा है और ये कौन है? ये स्पेसिफाइड पर्सन, तो उधर आ जाएगा 206CCA. 206CCA इज सिमिलर टू 206AB. सेम है, 206AB की तरह है. क्या है? इफ पेयर इज अ स्पेसिफाइड पर्सन. समझ रहे हैं ना? उल्टा हो रहा है वो. देन रेट ऑफ TCS इज ट्वाइस द रेट गिवन इन सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर. मैक्सिमम ये सेक्शन में भी 20%. और अगर समझो वो पेयर स्पेसिफाइड पर्सन भी निकला और उसने पेन भी नहीं दिया, विच एवर इज हायर. नेक्स्ट ईयर ये वाला सेक्शन निकल रहा है. मैंने आपको पहले भी बोला था, याद? उधर AB में बोला था मैंने, इधर से ये वाला भी निकाल रहे नेक्स्ट ईयर. ओ समझा? अब बेसिक पार्ट इसमें इतना ही है बस. अब डायरेक्टली सेक्शन स्टार्ट होते हैं. पर इधर है ना, सेक्शन एक ही है, 206C. सेक्शन एक ही है. सब सेक्शन 1, 1C, 1F, 1G एंड 1H. 5 सेक्शंस है बस TCS में. कितने हैं? 5. सब सेक्शन 1, 1C, 1F, 1G एंड 1H. और जब 1H पढ़ेंगे ना, तब अपन एक 194Q
उसको मर्ज करेंगे उसके साथ। आया समझ में? नेक्स्ट अटेम्प्ट से 1H भी निकाल दिया है। ये 206 ही 1H है ना, इसको हटा दिया है, बट ठीक है तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए है। सो 206C सबसेक्शन 1 1C 1F 1G एंड 1H। मैं पहले तुम्हें 1C एक्सप्लेन करूँगा और वहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि TCS के प्रोविजंस बनाए क्यों है। पहले तो ध्यान देना, अभी समझो 206C 1C। अगर एक पर्सन है, समझो ये पर्सन मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने अपना पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन, ये सब किस पे दिया? लीज पे दिया है। किसको? समझो वरुण को लीज पे दिया है। अब जिसको लीज पे दिया वो कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो अब ये पर्सन जो है वो पेयर निकला वरुण, और ये कौन निकला? पेई। तो ये पेई इससे लीज रेंट लेगा, तो लीज रेंट के साथ साथ इसको TCS भी लेना पड़ेगा। मतलब मिस्टर ए जो है उसको वरुण से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। ये पे कर रहा है ना ये, और ये कलेक्ट करना है, कलेक्ट। ये तुम्हें समझ रहे? मिस्टर ए के लिए वरुण इज अ सोर्स ऑफ इनकम। वरुण कौन है? सोर्स ऑफ इनकम है। किसके लिए? मिस्टर ए के लिए। कलेक्ट करो, वहां से टैक्स कलेक्ट करो, कलेक्ट, सोर्स से कलेक्ट करो। कब कलेक्ट करना है? इट इज रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। एंड यहां पे माइन्स है तो माइनिंग एक्सक्लूड्स माइनिंग ऑफ मिनरल ऑयल, एंड मिनरल ऑयल इंक्लूड्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इट मीन्स माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज एक्सक्लूडेड। बराबर? चलो अब रीजन समझे क्या है इसका। ये मिस्टर ए है, समझो इसके पास एक पार्किंग लॉट है। अब एक एग्जांपल लो, आप काफ़ी सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे रेलवे स्टेशंस के बाहर देखते होंगे तो एक पार्किंग एरिया रहता है। अब जो लोग थोड़ा स्टेशन से दूर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपना व्हीकल लेके आते हैं, पार्क कर देते हैं स्टेशन पे, और फिर यहाँ से ट्रेन लेके आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बराबर? अब तुम समझो कि ये पार्किंग लॉट जो है, समझो उसका ओनर मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने यही पार्किंग लॉट वरुण को लीज पे दिया। अब ये पर्सन तो कहने से इसके साथ एक प्रॉपर अग्रीमेंट बना के उसको लीज पे देगा, तो इससे लीज आना स्टार्ट हो गया। वरुण के लिए क्या है ये लीज? इनकम के एक्सपेंस। अब तुम समझो जो भी व्हीकल के ओनर्स हैं वो लोग अपनी गाड़ी लेके आएंगे, व्हीकल ओनर्स, और वरुण जो है उधर खड़ा रहेगा और वरुण सबसे चार्जेस लेगा पार्किंग के। अब वरुण जो है वो पार्किंग के चार्जेस ले रहा है, व्हीकल ओनर आ रहे हैं। अब तुम देखोगे तो हो क्या रहा है कि आज एक व्हीकल पार्क करने का समझो पूरे दिन का 50 रुपीज़ है, फिर कोई पास बना रहा है पूरे महीने का, कोई बाइक पार्क कर रहा है, तो ये 50 100 ऐसे कलेक्ट करता जा रहा है सबसे। अब तुम देखोगे तो ज़्यादा करके वरुण है ना, वरुण की जो इनकम है ना, इनकम वो होगी इन कैश। अभी तुम देखो कोविड के बाद है ना UPI थोड़ा सा बढ़ गया है, बट कोविड के पहले की बात करेंगे ना अपन हम, तो आप कोई ऐसा 10 रुपया 20 रुपया कोई स्कैन करके नहीं पे करता था। आजकल अपन 2 रुपया भी स्कैन करके पे करना चालू कर चुके हैं। बट मैं बोल रहा हूँ पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले अभी 50-60 रुपया है तो वो लोग सब कैश ही प्रीफर करते थे देना। तो इसकी मेजर इनकम आ रही है इन कैश। अब सिर्फ सोचो, वरुण की इनकम सारी की सारी कैश में आ रही है। अब वरुण अगर अपना रिटर्न फाइल ही ना करे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी इसका मिस हो गया कि इसको नोटिस नहीं भेजा, कहने से गवर्नमेंट को इससे कुछ नहीं मिला, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि वरुण का इनकम अपन ट्रेस नहीं कर पा रहे,
बट वरुण ने जो खर्चे किए हैं वो तो ट्रेस हो सकते, क्योंकि इसने इसको जब अपनी प्रॉपर्टी दी होगी तो एक पक्का अग्रीमेंट बनाया होगा, उधर थोड़ी कोई ऐसा कोई कैश में लिया होगा। इसको क्या फर्क पड़ता है, इसके पास तो बहुत पैसा है, पार्किंग लॉट है, इसको पता है मुझे तो रेंट आने वाला है, तो इसने तो एक पक्का अग्रीमेंट बना के नहीं से लीज पे किया है। तो वरुण की इनकम ट्रेस नहीं हो सकती है, तो एक्सपेंसेस तो पता है, चलो एक्सपेंसेस पे वरुण को बोलो टैक्स भर दे, टीसीएस पे कर टैक्स। अब क्या होगा, अब ये मिस्टर ए गवर्नमेंट को दे देगा टीसीएस। अब तुम समझो, पहली चीज वरुण को थोड़ा डर तो लगेगा कि भाई मेरा टैक्स गवर्नमेंट के पास जा चुका है, तो अब मैं अपना रिटर्न फाइल कर देता हूं। चलो रिटर्न फाइल नहीं किया वरुण ने, गवर्नमेंट को पता है कि इसका 2% आ गया, गवर्नमेंट इसको नोटिस भेज सकता है। चलो गवर्नमेंट से भी मिस हो गया और इसने भी रिटर्न फाइल नहीं किया। सोचो, जहां पे कुछ नहीं मिलने वाला था, थोड़ा बहुत तो मिल गया ना टैक्स। तो पूरा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था ना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को टारगेट करने के लिए उन्होंने टीसीएस का कॉन्सेप्ट बनाया है कि इनकम ट्रेस नहीं हो सकती है तो एक्सपेंसेस पे भर दो आप लोग टैक्स। गया भेजे में, उसके बाद तो अभी काफ़ी जगह पे टीसीएस आ चुका है, बट ओरिजिनल रीजन टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट वाज दिस। आपको कोई पूछे ना व्हाई टीसीएस प्रोविजंस आर इंट्रोड्यूस्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे इनकम ट्रेस नहीं हो सकती थी, एक्सपेंसेस को इन्होंने ट्रेस करके टैक्स लगाना स्टार्ट किया। ये कौन सा सेक्शन पढ़ाया मैंने आपको, 206C सबसेक्शन 1C। अब आ रहा है 206C सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या दिया है कि अगर एक पर्सन क्या बेच रहा है, बोलो स्पेसिफाइड गुड्स, तो ये बायर जिसको स्पेसिफाइड गुड्स बेचे जा रहे हैं उससे आप पैसा तो लोगे ही, साथ साथ में आप टीसीएस भी लेना। बट अब यहाँ पे जो सेलर है ना, सेलर वो होना चाहिए सेम एज 194I। 194I, एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड HUF। बट अगर इंडिविजुअल HUF बिजनेस कर रहे हैं, टर्नओवर मोर देन 1 करोड़, प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 lakhs। आ रहा है समझ में? इधर पे ई है, ये पे ई, उधर पेयर था, पेयर TDS में पेयर्स वो होना चाहिए सेम एज 194I, इधर पे ई 194I। कब कलेक्ट करना है टीसीएस? एट द टाइम ऑफ रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, वो टाइम पे आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। और टीसीएस में ये जो स्पेसिफाइड गुड्स है वो कौन से हैं? तो पहला है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 1% उस पे टीसीएस है। तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स पे 5% है। तेंदू लीव्स यूज होते हैं बीड़ी बनाने के लिए। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज और बाय एनी अदर मोड, और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर एंड तेंदू लीव्स 2.5, स्क्रैप पे 1%, मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन और 1%। इतने स्पेसिफाइड गुड्स हैं। प्लस यहाँ पे एक बायर का डेफिनेशन भी है कि बायर मतलब कौन? तो बायर मतलब इन शॉर्ट जो भी ये गुड्स खरीद रहा है, जो भी ये गुड्स खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है? किसी ने बेचे और इसने खरीदे, या ये गुड्स का ऑक्शन हुआ और आपने खरीदे। शॉर्ट में आपने खरीदे या कहीं पे टेंडर लगाना पड़ा। टेंडर समझते हैं? मतलब आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं ना, तो वैसा टेंडर पास हुआ और आपको ये गुड्स मिले। इन शॉर्ट गुड्स मिले, कोई भी वे से मिले, किसी ने बेचे, ऑक्शन हुए, टेंडर पास हुआ, आपको गुड्स मिले। बस बायर में कौन कौन नहीं आएगा, तो ये लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन बायर के डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। एंड अब यही प्रोविजन के अंदर एक एक्सक्लूजन है। क्या? कि अगर आप किसी भी पर्सन को ये गुड्स बेच रहे हो और वो पर्सन ये गुड्स आपसे खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ पावर,
तो फिर आपको उससे टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझो वरुण जो है वो मेडिसिन्स बनाता है, अब कहने से काफ़ी मेडिसिन्स के अंदर लिक्कर यूज़ हो रही है, तो समझो मैंने उसको लिक्कर बेची, क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन्स बना रहा है, तो अब मुझे उससे पैसा लेना पड़ेगा, मुझे उससे टीसीएस नहीं लेना है। बट तुम समझो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ये लिक्कर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेगा? तो उसको एक मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं ये आपसे गुड जो खरीद रहा हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करूँगा। सो ये है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस। गया भेजे में। अब मैंने आपको 2 सेक्शन सिखा दिए। सब सेक्शन 1 में क्या है? जब भी आप स्पेसिफाइड गुड्स बेचोगे और पैसा लोगे तो टीसीएस लेना पड़ेगा। 1C में क्या है? पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन, वो सब लीज पे दिया तो पैसा लेना पड़ेगा। अब आ रहा है 1F करके। क्या आ रहा है? सेक्शन 1F। 1F में क्या लिखा है कि अगर एक पर्सन क्या बेच रहा है बोलो? नंबर 1 मोटर कार, या नंबर 2 गुड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट ने इधर अभी रिसेंटली 10 गुड्स को नोटिफाई किया है, 10, बट वो चीज़ अभी तक आपके सिलेबस में आई नहीं है। नोटिफाई हो चुके हैं, मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, बट अभी तक आपके बुक्स में, आपकी बुक पहले बन जाती है आईसीआई की। अब ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं वो अभी तक वी आर नॉट श्योर आपके अटेम्प्ट के लिए। इन केस अगर एप्लीकेबल होगा तो पता कब चलेगा? आरटीपी में पता चलेगा, तो वो आपको आरटीपी का फिर लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो इसमें अभी 10 चीज़ें और नोटिफाई की है। अब अगर कोई पर्सन ये गुड्स बेच रहा है, नंबर 1 मोटर कार या फिर नोटिफाइड गुड्स, और बायर से आप अमाउंट चार्ज कर रहे हो मोर देन 10 lakhs। अब देखो ऊपर 2 सेक्शन में ना देयर वाज नो थ्रेशोल्ड लिमिट, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई, तो आप कंसिडरेशन भी ले लेना, प्लस आप उससे 1% टीसीएस लेना। कब कलेक्ट करना? एट द टाइम ऑफ रिसीट ओनली। और वापस से यहाँ पे आपको एक बायर का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम ही है, जो ऊपर डेफिनेशन है वही है। अब नीचे है ना, जब पहले तो इसमें मोटर कार ही था ना पॉइंट, तो मोटर कार को लेके 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो 4 क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे दिए हैं। पहला, ये जो टीसीएस के प्रोविजंस है मोटर कार पे, वो तभी अप्लाई होंगे जब रिटेल सेल्स होगा, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स डीलर्स को बेचेंगे, जैसे समझो टाटा मोटर्स है, उन्होंने डीलर को बेचा, तब नहीं आएगा टीसीएस। हाँ, जब अपन खरीद रहे तब आएगा। दूसरा, ये जो 10 लाख की लिमिट है, दैट विल अप्लाई फॉर ईच ट्रांजैक्शन। आपने 2 गाड़ी खरीदी, एक 12 लाख की और एक 6 लाख की, तो 12 लाख पे आएगा, 6 लाख पे नहीं आएगा। फिर मोड ऑफ पेमेंट, कौन से मोड ऑफ पेमेंट से आप पेमेंट कर रहे हो वो रेलेवेंट नहीं है। कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी पे करो, टीसीएस तो कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड क्या लग्जरी कार्स पे भी टीसीएस देना पड़ेगा? यस। आप अगर कोई लग्जरी कार खरीदने जा रहे हो, ये लोग क्यों पूछ रहे हैं लग्जरी कार? क्योंकि महंगी होती है, तो क्या उस पर भी टीसीएस लगेगा? आंसर इज यस, लग्जरी कार्स पे भी लगेगा। एक बार एग्जाम में 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है, आ रहा है समझ में? तो ये कौन सा सेक्शन था? 206C 1F। पहला सेक्शन क्या था? सब सेक्शन 1C तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाई टीसीएस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। फिर 1C और 1F मैंने आपको 3 सेक्शंस करवाए। देखो इधर, गुड्स बेचो स्पेसिफाइड, पैसा लो टीसीएस भी लो, लीज पे दो, पैसा लो टीसीएस भी, मोटर कार बेचो, पैसा लो और टीसीएस। मोटर कार में सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख की। पहले इतना समझा? चलो पहले आप लोग ये 2-3 पेज जो है वो लिख लेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 1, 2 और यहाँ तक लिखना है पहले। चलो स्टार्ट।
सो ये अपना 206C1F करके जो सेक्शन वो कंप्लीट हुआ। अब अपने सेक्शंस में यहाँ पे तो 3 ही बचे वैसे, एक 1G और 1H और 194Q। अभी मैं कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, कल के लेक्चर में अपन TCS कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अब है ना संडे को अपना थोड़ा सा टाइमिंग चेंज होगा लेक्चर का। आपका टेस्ट जो है ना वो अपन 11 to 12:30 रखेंगे और उसके बाद 1:30 से लेक्चर होगा। 1:30 से तुम समझ लो मैक्सिमम 4:30 तक संडे को आपका सिलेबस ख़त्म। कल का लेक्चर अपन मिलेंगे, कल TCS ख़त्म करेंगे, थोड़े बहुत और छोटे छोटे पॉइंट्स है वो, एंड फिर संडे को आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक ही टॉपिक बचा है बाद में, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। सो वो अपन संडे करेंगे। इट विल टेक रफली 2.5 to 3 hours टू कंप्लीट 234ABC। सो 11 to 12:30 आप टेस्ट दे दो, फिर 1 hour का ब्रेक, फिर 1:30 से लेके अपन स्टार्ट करेंगे, 4:30 तक कंप्लीट कर देंगे, बराबर। अब तुम्हारे एंड पे अभी तुम्हें क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो आप लोगों को ये बुक के ही अंदर पीछे MCQs दिए हुए हैं एंड टोटल इनकम के क्वेश्चंस दिए हैं। देखो आप लोग का अभी अभी सैलरी का टेस्ट हुआ, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, अभी बिजनेस कैपिटल गेन्स होगा, तो आपका ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स अभी अभी रिवाइज हुए हैं। तो मैं एडवाइस क्या करूँगा आपको, रोज़ के 2 सम्स का टारगेट रखो। तुम्हारा लेक्चर 12:30 को होता है, इधर आते हो तुम लोग समझो 11 बजे आ जाओ। 2 सम्स का रोज़ टारगेट रखो जो टोटल इनकम के क्वेश्चंस हैं। क्या हो रहा है कि अभी तुम्हें सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट याद है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी रिवाइज होती जाएगी। तो तुम 2 क्वेश्चन से ज़्यादा मत करो, चलेगा, पर रोज़ के 2 क्वेश्चंस करो। उसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें बिजनेस की होगी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स, मर्ज करके क्वेश्चन बना है। तुम सबके पास नंबर है मेरा, जो भी डाउट आए इमीडिएटली व्हाट्सएप करो कि ये डाउट है, वॉइस नोट भेज देना उसके साथ कि ये हमारा डाउट है, तो वो व्हाट्सएप पे ही डाउट सॉल्व हो जाएगा। बट अब तुम्हारे एंड पे अगर तुम ये अभी करना चालू करोगे देन इट विल बी अ एडवांटेज फॉर यू। केस स्टडीज़ भी है, क्वेश्चंस भी है, वो सब अपने को करना है। सो तुम्हारे एंड पे रोज़ के 2 क्वेश्चन का टारगेट रखो, बस 2 से ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। 15 दिन भी किया ना तुमने, तो भी 30 क्वेश्चंस भी तुम्हारे हो गए ना, तुम्हें खुद को मज़ा आएगा बाद में सॉल्व करने के लिए। सो वो तुम्हारा अभी टारगेट होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तुम्हारे आगे के चैप्टर्स प्लस अदर सोर्सेज तक अभी तुम्हारा सब रिवाइज हो गया है टेस्ट के वजह से। क्लबिंग सेट ऑफ और सारे चैप्टर्स अभी पढ़े हैं। सो डायरेक्टली स्टार्ट विथ सम्स, डायरेक्टली स्टार्ट विथ सम्स ओनली, बस। सम्स के अलावा अब कुछ मत करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा देख के जा सको ना, उतने देख के जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ नया ही आने वाला है, ये समझ लेना। एग्ज़ाम में हमेशा कुछ ना कुछ न्यू ही चीज़ आने वाली है। सो आप लोग ये सोचोगे कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन नहीं, कुछ ना कुछ आएगा ही नया उसमें क्वेश्चन। तो जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा डर निकलता जाएगा। तो अभी तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए ये पूरा बुक है, पीछे के क्वेश्चंस। वो होने के बाद मॉडल टेस्ट पेपर्स चालू करो, जो इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे 8 पेपर अपलोड किए हैं। वो 8 पेपर करो, RTP करो मई का सितंबर का, मॉक टेस्ट पेपर करो मई का और सितंबर का। कितना कुछ है सॉल्व करने के लिए अपने पास, बट अभी वो तुम्हें थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो आप लोग अभी रोज़ का बस यही टारगेट रखो कि 2 सम्स कर